नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के YouTube चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम विशेष वर्गों से संबंधित कुछ स्पेशल आयोगों के बारे में जान रहे हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने अगर हमारा जो प्रीवियस वीडियो था राष्ट्रीय अनुसूचित जो जाति आयोग पे था यानी कि NCSC जो था हमारा आयोग, अगर वो वीडियो आपने देखा है तो आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपने वहां पर समझ लिया है तो यहाँ पर लगभग ही सिमिलर होता है और जो कुछ चेंजेस होते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए हमारे साथ। और दोस्तों, आपके लिए एक बेहतरीन थॉट है कि अगर सक्सेस को वन लाइन में अगर डिफाइन करना हो, एक लाइन में हम परिभाषित करें तो किस प्रकार से सक्सेस की डेफिनेशन हो सकती है। तो इसलिए ये बेहतरीन थॉट आपके लिए लेकर आया हूं कि सफलता जो होती है वो बार बार और दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयासों का योग है। यानी कि आप नित्य प्रतिदिन जो कार्य करते हैं, अपनी सक्सेस पाने के लिए जो मेहनत करते हैं, जो कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप आपको सफलता जो मिलती है। तो अगर आप जो कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर भी एक सुझाव दिया गया है कि आप दिन के अंत में अपने पूरे दिन का विश्लेषण करें। अगर आपका जो कार्य डेली हो रहा है जिसकी वजह से टोटल जो आप योग होगा तो एंड में आपको सफलता सुनिश्चित ही मिलेगी ही सही। तो दोस्तों, इस बेहतरीन थॉट के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस में भी देखा था दोस्तों, जो प्रीवियस वीडियो था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, उसमें यहाँ पर सिमिलर था। तो यहाँ पर ये जान लीजिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट कि वहां पर मैंने आपको उस कंडीशन को बताया था कि क्या कारण था जिसकी वजह से इन आयोगों को बनाना पड़ा। तो यहाँ पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जो शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के अंतर्गत एक संवैधानिक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। यह अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये याद कर लीजिए कि 338A के तहत ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जितने भी राष्ट्रीय आयोग जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग, ये हम अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हम देख चुके हैं 1993। उसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ये भी हम देखेंगे। तो ये जितने भी आयोग हैं ये संवैधानिक न होकर सांविधिक वैधानिक आयोग हैं और जिनकी स्थापना क्या है, संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है। अब दोस्तों, हम देखते हैं इस आयोग की स्थापना के बारे में। तो दोस्तों, हमने जैसा देखा था NCSC में कि 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुसूचित जनजातियों SC व अनुसूचित जनजातियों ST के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों, ये जो संविधान संशोधन था 65वां जो 1990 में किया गया था, इसके द्वारा 338 के तहत एक आयोग बनाया गया जो कॉमनली दोनों के लिए कार्य करता था। दोनों जो जातियां थी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दोनों के हितों के संरक्षण के लिए ये आयोग इस संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया 1990 में। कब? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कर दी गई। अब जब नेक्स्ट आगे धीरे धीरे भारत सरकार को लगने लगा कि ये आयोग जो है दोनों जातियों के लिए कार्य नहीं कर पा रहा है, उनके हितों के संरक्षण के लिए अच्छे से ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो एक संशोधन किया गया 89वां संशोधन जो था संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया। और इस अधिनियम को लाकर जब संशोधन कर दिया गया तो उसके बाद इस आयोग को जो दोनों का था मिलकर बना था तो उसको अलग अलग कर दिया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना दिया गया 338 के तहत, और संशोधन करके 338 से भी जोड़ दिया गया और उसके तहत क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कर दी गई 2003 के एक्ट के द्वारा। तो दोस्तों, ये दोनों आयोग अब अलग हो गए 2003 के अधिनियम के द्वारा और दोनों अपने अपने जो अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति आयोग कार्य करने लगा और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जो जनजाति आयोग रहेगा वह उनके हितों के लिए संरक्षण के लिए कार्य करने लगा। तो जैसा कि 2003 में संशोधन किया तो 2004 में एक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आ गया। अब जैसा कि हमने NCSC में देखा था तो उसकी संरचना और इसकी संरचना सिमिलर ही है, कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि एक जैसा कि हमने देखा अभी कि एक ही था, बस उनका अलग अलग संविधान के अनुच्छेद के द्वारा गठन कर दिया गया और इनका प्रावधान अलग अलग कर दिया गया, जिसमें एक जो संरचना है उसमें एक अध्यक्ष होगा
उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होंगे। टोटल 5 सदस्य होते हैं इन आयोगों में। तो जो अध्यक्ष है दोस्तों अभी वर्तमान में इन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष वो कौन है, वो आप याद रखिए, नंद कुमार साई, ये अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। फिर इनकी जो नियुक्ति होती है दोस्तों की जो अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। और जो इन्हीं की जो सेवा शर्तें और कार्यकाल है निर्धारित करने का भी अधिकार इस संवैधानिक प्रावधान के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कार्यकाल भी वो निर्धारित कर सकते हैं। और अभी वर्तमान में कार्यकाल कितना है, तो दोस्तों इसका जो कार्यकाल चलता है अध्यक्ष और सदस्यों का, तो वो 3 वर्ष का होता है। अब जो आयोग अपनी रिपोर्ट बनाता है कि उसने वर्ष भर क्या कार्य किया है, तो उससे संबंधित जो रिपोर्ट होती है उसको राष्ट्रपति को दे देता है। जैसा एनसीसी करता है वैसे वैसे ये भी सिमिलर होता है। तो जो राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद में तथा अगर किसी राज्य संबंधित होगी तो वहां राज्यपाल को भेजता है, जिससे वह जो है विधानमंडल के समक्ष वह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब इसे दीवानी न्यायालय की भी शक्ति प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने प्रीवियस कहीं जो वीडियो है उसमें मैंने आपको समझाया दोस्तों कि सिविल न्यायालय और दीवानी न्यायालय की शक्तियों से तात्पर्य यहाँ ये होता है कि इनको ये पावर होती है कि ये जो आयोग होते हैं स्पेशल रूप से जब किसी मामले में स्पेशल जब वहां पर कार्य कर रहे हों जब मामले में, तो वहां पर किसी भी व्यक्ति से अगर पूछताछ करनी है, समन जारी करना है या फिर उस पर किसी प्रकार से कोई एक्शन भी लेना है, कार्यवाही करना है, तो जितनी एक दीवानी न्यायालय को शक्ति प्राप्त होती है वो इन आयोग को भी दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पहले भी देख चुके हैं। यह आयोग जो है पिछड़े वर्गों और आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में कार्य करता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कार्य, तो यहाँ पर कार्य भी दोस्तों सिमिलर ही है वैसे, बस जो अन्य कार्य हैं वो यहाँ पर डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो जो अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण और उससे संबंधित मामलों की जांच की सुनवाई जो है करने का इसको कार्य सौंपा गया है। तो स्पेशल जब अनुसूचित जनजातियों की बात आएगी तो वहां पर कोई मामला उठेगा तो उसकी जांच की सुनवाई करने का अधिकार इसको दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक व आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता व उचित परामर्श देना। जब कभी भी बात आएगी कि अनुसूचित जनजातियों संबंधित कोई अगर प्लान बनाना है या तो सोशली या इकोनॉमिक, तो वहां पर ये जो है उचित परामर्श जो है देने का भी कार्य करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के आदेशानुसार अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक व संवैधानिक संरक्षण संबंधित सौंपे गए किसी कार्य को संपन्न करना, यानी कि अगर राष्ट्रपति ने आदेश कर दिया कि आप एसटी वर्ग के लिए ये जो है कार्य भी करो, तो वहां पर भी ये कोई कार्य कर सकता है जो उसको सौंपे जाते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के संबंध में किए गए कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को ये प्रतिवर्ष क्या है रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब दोस्तों हम देखते हैं स्पेशल कार्य जो एनसीएससी को नहीं दिए गए, परंतु यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको स्पेशल जो दिए गए हैं, यानी कि एनसीएसटी आयोग को जो दिए गए हैं स्पेशल अन्य कार्य वो क्या है। तो दोस्तों जब 2004 में ये अस्तित्व में आया और अलग बन गया, तो यहाँ पर इसे 2005 में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, विकास व सुरक्षा के लिए आयोग के कई अन्य कार्य भी निर्धारित किए गए हैं। वो कौन कौन से कार्य हैं, तो दोस्तों वन क्षेत्र में रह रही अनुसूचित जनजाति जो होगी उनको स्वामित्व का अधिकार देने संबंधित उपाय। जैसा कि जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं दोस्तों वे होती ही वो जातियां होती हैं जो समाज के जो मुख्य धारा से पिछड़े वर्गों में रहती हैं, जैसे कि आदिवासी बहुल इलाके। तो जब वहाँ वो आदिवासी के रूप में वनों के में रहते हैं, तो वहाँ पर जो रहते हैं जैसे कि वन क्षेत्र में, तो फिर वहाँ पर जो उनके भूमि संबंधी कुछ विवाद आते हैं कि वहाँ पर उनकी स्थायी जमीन होनी चाहिए, इनसे संबंधित जो अधिकार हैं और वो देने संबंधित उपाय करना है, तो वहाँ पर जो है इस आयोग को कार्य सौंपा गया है। ये स्पेशली रूप से दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। अब दोस्तों जो जनजातियों के विकास के लिए ये योजनाओं का निर्माण करने का भी कार्य है। और यहाँ पर मुख्य आता है दोस्तों कि पेशा अधिनियम 1996 का पूर्ण क्रियान्वयन, तो ये कार्य भी इसको सौंपा गया। हम जानते हैं दोस्तों कि पेशा एक्ट 1996 क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये पेशा अधिनियम क्या है। ये हम बात करते हैं जब 1992 में, जैसा आपको ज्ञात होगा कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया और 300 जो
73वां जो संशोधन था उसके द्वारा पंचायतों का प्रावधान किया और 74वां नगर पालिका के संशोधन द्वारा किया गया था। ये तो आपको पता होगा। अब 1992 में जब ये पंचायतों का प्रावधान कर दिया गया तो मैंने आपको बता रखा है कि जो 5वीं अनुसूची हमने पढ़ी है और 6ठी अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची क्या है दोस्तों कि उसमें भी अनुसूचित क्षेत्रों व कुछ विशेष क्षेत्रों से संबंधित बात हमने देखी है कि वहां पर विशेष प्रशासन के लिए जो है कुछ कार्य को करने का अधिकार दिया गया है। और 6ठी अनुसूची में भी जो 4 राज्य हैं उसको जो है विशेष प्रशासन के लिए जो है दिया गया है अधिकार। ये हमने दोनों अनुसूचियां देखी हैं। तो ये उसी से रिलेट करता है कि जब पंचायतों का विस्तार करना था, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आदिवासी बहुल इलाके होते हैं तो वहां पर उनकी जो कार्य करने का या जीवन निर्वाह का जो तरीका है वो एक आम व्यक्ति, जो आम लोग होते हैं उनसे कुछ हटकर होता है। उनकी परंपराएं अलग होती हैं, प्रथाएं अलग होती हैं, उनके जो समाज होता है वो भी एक कहीं ना कहीं जो पिछड़ा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्मली वे में वो हमसे जो है काफी पीछे होते हैं। तो उनको कुछ स्पेशल राइट्स देने के लिए ही जो है हमारे संविधान में ये 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची जोड़ी गई। तो अब जब 1992 में जो पंचायतों का हमने संशोधन कर दिया तो यहाँ पर जब पूर्वोत्तर भारत की हम बात करते हैं तो वहां पर जो स्पेशल राइट्स दिए गए उसके तहत क्या किया गया कि जो पंचायतों का विस्तार करने के लिए पेसा एक्ट 1996 में लाया गया संसद के द्वारा। अब पेसा एक्ट जो है 1996 के द्वारा, इसके माध्यम से क्या किया गया कि जो पंचायतों का जो है अधिसूचित जो क्षेत्रों में विस्तार, ये इसका पूर्ण नाम है, यानी कि पंचायत एक्सटेंड ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, इसका फुल फॉर्म है पेसा का। तो ये क्या है दोस्तों कि जब कभी अगर वहां पर बात आती है कि वे अपना जो प्रशासन है वो अच्छी तरीके से जो है संपन्न कर सके, जो जनजातियां हैं वो अपना जो स्थानीय प्रशासन का कार्य है वो अच्छी तरीके से क्रियान्वयन कर सके, इसलिए उनको एक स्पेशल रूप में ये पेसा एक्ट 1996 लाया गया, जिससे क्या हो सके कि वहां पर इस एक्ट के तहत ग्राम सभा को ये अधिकार दिया गया है, जिसकी वजह से वहां जो जनजातियों के इलाके हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वहां पर कुछ कार्य किए जा सके, प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर रूप में जो है किया जा सके, और वो जो जल जंगल जमीन जो होती हैं उनकी, तो उससे संबंधित उनको विशेष अधिकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही इस एक्ट को लाया गया। ये शॉर्ट रूप में मैंने यहाँ पर आपको बताया है। इसका अगर कभी पूर्ण जिक्र होगा तो वहां पर भी हम इसको कवर करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि जो जनजातियों के हितों के संरक्षण से संबंधित जब यहाँ पर ये पेसा एक्ट लाया गया तो इसके पूर्ण क्रियान्वयन के लिए इसको अधिकार दिया गया, चूंकि हम आयोग को अभी देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा जो कार्य हम देखें तो जो जनजातियों द्वारा झूम खेती के प्रचलन को कम करने संबंधित उपाय, तो झूम खेती के बारे में तो आप जानते होंगे, ये विशेष खेती होती हैं जो पूर्वोत्तर इलाके में की जाती हैं और भारत के भी कहीं पिछड़े जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर आदिवासियों के द्वारा की जाती है। तो वहां जो झूम खेती होती है उसकी वजह से हमारी जो है प्राकृतिक कृषि होती है उनकी वजह से नुकसान होता है। तो इसलिए जो झूम खेती है इसके प्रचलन को कम करने के लिए यहाँ पर इस आयोग को एक कार्य सौंपा गया है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और वीडियो आपको जो पीडीएफ है वो भी आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।